उसके बाद फॉर्म एलिमेंट होगा कितने परसेंट, 45%। ब्लड हो गया, दो टाइप में डिवाइड करके क्या हो गया, प्लाज्मा 55%। अब क्या बचा, फॉर्म एलिमेंट्स, इसको सेल्स बोलते हैं, वो कितने हो गए, 45%। और फर्दर उसको डिवाइड करोगे तीन टाइप, किसमें किसमें, एक तो आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स।
परसिस्टेंट, बना रहना, हाँ बना रहना, हाँ जैसे आप क्लास में बने हो, मतलब आप क्लास में परसिस्ट हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है, मतलब एक लंबे समय तक वहीं पे बना रहता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है। अब आते हैं ना एक्टिविटी ट्रांजिशन में क्या क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा कहीं भी आईटी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, आईटी वर्ड आ जाए लास्ट में, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जैसे क्या हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। कैसे अब कोई इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे जो टॉन्सिल होता है वो इन्फ्लाम कर जाता है, क्यों, वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लड़ता है, ठीक है। फिर स्वेलिंग हो जाएगी ना, जब इन्फ्लामेशन होगा परमिबिलिटी बढ़ जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसमें, टॉन्सिलाइटिस।
रूमेटिक आर्थराइटिस में एमसीक्यू ज्वाइंट को इन्वॉल्व करता है और वो अपने भाई को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है बेटा, अब कौन बच गया, ये बच गया, ये भी अपने पास वाले को इन्वॉल्व कर देगा। तो ये तो डीआईपी और डीआईपी दोनों को इन्वॉल्व कर देगा। ये मेन ये इसी पहचान पाओगे, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किसी बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस। इतनी बातें समझ आ गई। आर सेलिंग आप करोगे, रिम ये वाला करेगा, उसको कर देगा। क्वेश्चन एक पूछा जाता है, दोनों में कौन सी ज्वाइंट इन्वॉल्व करती है, कर रही है ना, ये भी आप इसको ले लेगा, ये भी इसको ले लेगा, तो डीआईपी दोनों में इन्वॉल्व करती है। तो आर्थराइटिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपके पास एक पाइप हो, समझ लो, तो पाइप इक्विवेलेंट टू हमारा ब्लड वेसल होता है। अब क्या होता है, पाइप में से पानी फ्लो करता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक पानी फ्लो कराओगे तो उसमें कचरा जब डिपॉजिट होने लगता है ना, तो जब कचरा डिपॉजिट होगा तो उसका जो क्या होगा, डायमीटर होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करती है और उसमें कैल्शियम फास्फेट का डिपॉजिशन होने लगता है, इसके वेसल के चारों तरफ अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, उसकी डायमीटर कम हो जाएगी, ठीक है, तो फ्लो क्या हो जाएगा, हिंडर्ड, फ्लो कम हो जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल में प्रेशर बढ़ता है तो बीपी का पेशेंट बीपी हो जाता है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस उसको बोलते हैं कि हमारे ब्लड वेसल में किसी चीज़ किसी मेटेरियल का डिपॉजिशन होता है। अब आते हैं बॉवेल डिजीज। तो बॉवेल डिजीज का कौन कौन सा होता है, बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन। जॉइंट डिजीज क्या हो सकता है, ये हमने बताया है, ठीक है। स्किन डिजीज हो सकती है बेटा, इन्फॉर्मेशन की वजह से अभी देखिए, ठीक है, तो स्किन आपका डिजीज हो सकती है, तो ये होता है क्रॉनिक होता है। कितनी बात समझ में आ गई? अब आ जाइए सर्जिकल रिलेवेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब ये हमारे सर्जरी का क्या रिलेवेंस है केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो क्या होगा बेटा, ये प्ले करता है हीलिंग, हमने भी आपको बताया ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हीलिंग स्टार्ट करती है इन्फ्लेमेशन, बोला था ना। क्या करेगा बेटा, उनकी हीलिंग में इसकी रिस्पॉन्स हो गई सर्जरी के बाद, और क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो टिश्यू को डैमेज तो करेगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ को एक्सेसिव करोगे तो उसको डैमेज करेगा ना। उसके बाद आ जाएगा बेटा सर्जिकल इन्फेक्शन के लिए, आपका इसमें क्या हो गया बेटा, आप सर्जरी करते हो उसको क्या करते हो, छींटते हो, मतलब वो अब इसके लिए क्या हो गया, मतलब एक वर्ड होता है बेटा कि ये यहाँ का जो टिश्यू जहाँ पे हमने या तो स्टेप से उसमें कट लगा दिया तो क्या हो गया, एक ब्रोन हो गया, इसके लिए इन्फेक्शन के लिए। ये मेरा जो स्किन बाहरी लेयर होती है बैरियर का काम करती है ना, बैरियर को तोड़ दोगे तो बैक्टीरिया वायरस को जाने में आसानी होती है, इस वजह से सर्जिकल इन्फेक्शन जैसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कहा चोट लगेगी तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं सब प्रोटेक्शन है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मल एंडोथेलियम था, हमने इसको काटा, अब क्या किया बेटा, सर्जिकल रिजल्ट किया, मतलब काट करके, फिर क्या होगा, एंडोथेलियम इंजरी हो गया, उसके बाद क्या करेगा, जो एंडोथेलियम का अब्सेस वर्ड क्या होता है, अब्सेस का मतलब होता है बेटा बस का इकट्ठा होना। जब कहीं आप किसी को ऑपरेट कराते हो या किसी को चोट लगती है तो वहाँ पे वाइट क्या जम जाता है, बस हो जाता है ना। अब्सेस क्या होता है, एक बस का कलेक्शन को हम अब्सेस बोलते हैं। उसके बाद होता है सेलुलाइटिस, मैंने बोला था बेटा जहाँ आइटिस लगता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। अगर हमारे टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है सेल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेलुलाइटिस। ये क्या करेगा बेटा, डिफ्यूज स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये यहाँ पे बस कलेक्ट हुआ, यहाँ पे जितने भी टिश्यू उसको डैमेज करेगा। अब आते हैं बेटा नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। नेक्रोटाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आप देखोगे किसी को बहुत चोट लगी होती है तो एकदम ब्लैक 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 हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है, वहाँ का जो टिश्यू था या जो वहाँ की फैसिया थी वो डेड हो गई, ठीक है। तो अब किसी चीज़ की डेड हो जाना क्या मतलब है इसका, जब तक उसको रिमूव नहीं करोगे क्या वो सेल डिवाइड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो टिश्यू को रिपेयर होने के लिए क्या जरूरत होती है, सेल में डिवीजन होना पड़ता है। डेड हो गया है तो उसमें डिवीजन नहीं होता है,
इसलिए हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे जितने भी डेड पार्टिकल्स होते हैं या सेल्स होते हैं उसको हम निकालते हैं, फिर से वहाँ पे ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लिम्फोडाइटिक पैसियाइटिस में क्या होता है, रैपिडली स्प्रेडिंग साफ, ठीक है। होता कैसे बेटा, उस एरिया में जो इन्फेक्शन हुआ है, अब इन्फेक्शन की वजह से क्या करेगा, सेल को डैमेज करने लगेगा, किल करने लगेगा। अब आते हैं टिटैनस। ठीक है, आपको जब चोट लगती है, मिट्टी लग जाती है, तब हम क्या देते हैं, टीटी का वैक्सीन देते हैं ना। क्यों देते हैं बेटा, क्योंकि हमारा जो टिटैनिक की बैक्टीरिया होती है वो कहाँ पर होती है, सॉइल्स में। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डीप में पढ़ना चाहो तो तुम्हें बताता चलूँगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हम टीटी के इंजेक्शन लेते हैं ना, क्या हमेशा लेते हैं, नहीं। अगर किसी बंदे को बचपन में उसको टीटी की वैक्सीन लगी हुई है और वो एक बार बूस्टर डोज ले लिया है, कभी भी चोट लगी है, तो 5 साल तक के लिए उसको कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, 5 साल तक सेफ माना जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, पहला बच्चा जब होता है बेटा, तो एज सून एज पॉसिबल हम टीटी की वैक्सीन मदर को देते हैं, दूसरे बच्चे के लिए। अब उसके बाद क्या देते हैं, ये 1 मंथ बाद देते हैं। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आती है उसको 2 टीटी की वैक्सीन देती है, एक एज सून एज पॉसिबल, दूसरा 1 मंथ बाद। लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे इंडिया में जो दूसरी प्रेगनेंसी होती है बेटा 5 साल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो दूसरे डोज में, दूसरी प्रेगनेंसी में केवल हम बूस्टर डोज देते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्या है, 5 साल के अंदर का। ये होता है बेटा टीटी आपका, ये होता है गैस गैंग्रीन। अब क्या होगा बेटा, सपोज कर लो कि किसी को चोट लगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या इकट्ठा होने लगेगा, गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। किसकी वजह से, सेल डेथ की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है बेटा वो एरिया, वहाँ का जो टिश्यू होता है पूरी तरह से डेथ हो जाता है, और वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ब्लैक स्पॉट दिखता है। जब आप एक्सरे और सीटी, स्पेशली सीटी करा के देखोगे तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये हो गया गैस गैंग्रीन, आपको समझ में आता है। करता क्या है सर? अब नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में हमको क्या करता है, कभी सुने हो, हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, सब कुछ का होता है, ये डिफ्यूजन कर देता है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन के लिए प्रोन कर देता है। अच्छा। अब आते हैं सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे ब्लड में, कहाँ पे बेटा, ब्लड में अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है उसको हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं। उसी को एक सेप्सिस वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा इसको सेप्सिस है, जब आप सीबीसी कराओगे ना, उसमें WBC की काउंट बढ़ी होगी। नॉर्मल WBC की काउंट कितनी होती है, लगभग 10,000 के आसपास, 8 से 10,000। ठीक है, उसकी वैल्यू 15, 16, 17,000 हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया। कितनी बातें समझ में आपको। आते हैं बेटा, प्रिंसिपल आते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, हम एंटीबायोटिक देते क्यों हैं, एंटीबायोटिक का रोल ही है इसको किल करना बेटा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करना। क्या वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हाँ, वायरल इन्फेक्शन हम दे सकते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ, मेरी इम्यूनिटी वीक होगी, जब मेरी इम्यूनिटी वीक होगी तो दूसरी बैक्टीरिया अटैक कर सकता है ना, तो उस बैक्टीरिया से, उसको बोलते हैं सुपरचिनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। इस वजह से वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक को हम देते हैं। इतनी बातें समझ में आई आपको। उसके बाद आते हैं बेटा, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया, इस पर बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करता है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है वो स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया, जैसे हमने जिथ्रोमाइसिन खाया था, मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल कर देता है जो डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन जब किसी को अगर प्रोटोजोवन का इन्फेक्शन होता है तो हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। क्यों, जब बेटा आपको डायरिया होती है तो आप कौन सी दवा खाते हो, मेट्रोजोल खाते हो ना। क्यों, क्योंकि प्रोटोजोआ की वजह से आपको डायरिया होता है। ठीक है, अब उसका सोर्स क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है या कंटामिनेटेड फूड होता है, जो आप नाले के पास में चाट की दुकान में जाके गोलगप्पे खाते हो, उसके वजह से होने के चांसेस होता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, 2 चीज़ें होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया है, पहचानेंगे ना, हमने बोला ना कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, तो हमको कौन सी दवा चलानी है। ठीक है, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सी बैक्टीरिया है। उसके लिए टेस्ट करते हैं बेटा, उस टेस्ट का नाम होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं।
इतनी बातें समझ में आ गई। जब कल्चर में सेंसिटिविटी टेस्ट आ जाती है तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया मुझे इन्फेक्ट की है, उसी के बेस में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब आते हैं बेटा एडिक्वेट डोज एंड ड्यूरेशन। यूनिट बताने का मतलब क्या होना चाहिए, जब हम एजिथ्रोमाइसिन किसी को देते हैं तो कितना देते हैं, 500 mg देते हैं, जी सर। कितने दिन के लिए, या तो 3 दिन के लिए देते हैं या 5 दिन के लिए देते हैं। याद करना बेटा लाइफ में अपनी चीज जरूर कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना, या तो 3 दिन खाना या तो 5 दिन खाना। अगर 3 दिन में सही हो गई तो उसको रोक दो, अभी नहीं सही हो तो 5 दिन खाना। 1 दिन खाने के बाद नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। आजकल आर्टिकल पढ़ते हो ना पेपर में कि बहुत सारे एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग 1 दिन खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, नहीं सही हो जाता। तो अगर 2 दिन खाए, तीसरे दिन नहीं खाए तो भी हो जाएगा। प्रॉपर 3 दिन या 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा आपको एंटीबायोटिक। ये बातें समझ आ गई आपको? तो एंटीबायोटिक होता क्या है बेटा, एंटीबायोटिक जो होती है किसी बैक्टीरिया से ही निकालते हैं, ठीक है, और किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल आता है सर्जिकल ड्रेनेज। ठीक, सपोज कर लो किसी की सर्जरी है, किसी की गाल ब्लडर काट कर निकाल दिया, या किसी का ब्रेस्ट में कैंसर था उसको काट कर निकाल दिया। अब क्या होगा बेटा, जब हम किसी को काट के निकालेंगे तो वहाँ पे कुछ कलेक्शन होगा ना फ्लूइड का, ठीक है। अगर उस कलेक्शन को हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पस में चेंज हो जाएगा। तो पस जहाँ बनता है वहाँ फीवर आता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। तो बेटा क्या करते हैं, जब गाल ब्लडर काट के निकालते हैं तो देखोगे यहाँ पे ड्रेन निकला होता है, निकला है कभी देखिए, ठीक है। तो बेटा उस ड्रेन को क्या होता है, मतलब इंसिजन जहाँ लगाते हैं, जहाँ ड्रेन करते हैं एक्सेस को, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा ड्रेनेज यूज करते हैं। एक पाइप निकाल देते हैं, उसका फ्लूइड हम मेजर करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं निकल रहा, अगर नॉर्मल कंडीशन में निकल रहा है तो हम वैसे छोड़ देते हैं, जब घाव सूख जाता है तो उसको निकाल देते हैं 2-4 दिन बाद। अगर एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं से लीक हो रहा है ब्लड वेसल, तो फिर से हमको सर्जरी को रीएक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है, देखने के लिए कि फ्लूइड ज़्यादा क्यों आता है। तो इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस होता है ड्रेनेज का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हमने अभी ऑलरेडी आपसे बता रखा है कि जो डेड टिश्यू है उसको निकाल देते हैं ताकि ग्रेनुलेशन की फॉर्मेशन हो, तो रिमूव करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू, एडिक्वेट वुंड केयर एंड ड्रेसिंग, ठीक है। अब किसी को चोट लगती है तो उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है। क्यों की जाती है ड्रेसिंग 2 टाइप की होती है, कोई बताएगा, एक ड्राई होती है, एक वेट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, केवल उस एरिया को साफ कर देते हैं, किससे, स्प्रिट से, फिर वो सूख जाता है, उसके ऊपर हम बस वॉच पीस लगा देते हैं, इसको हम ड्राई बोलते हैं। हमको क्या करना है, ऑलरेडी हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इन्फेक्शन होने के चांसेस है नहीं, और यहाँ पे मॉइस्चर है नहीं, तो जल्दी सूखेगा, ये बढ़िया माना जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, बीटाडिन लगाते हैं। जब बीटाडिन लगा करके छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उसको वेट बोलते हैं। उसमें क्या दिक्कत होने की चांसेस रहती है, उस एरिया में तो बीटाडिन की वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन वहाँ की जो टिश्यू होती है ना, मॉइस्चर की वजह से डैमेज होती है, ठीक। ये 2 टाइप का हो गया कि कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है सॉफ्ट। बेटा सॉफ्ट का कोई डिफिनेशन बताओ, सिर्फ एक लाइन है, 100.1% का आपको वाइट में पूछा जाएगा सॉफ्ट की डिफिनेशन, ठीक है। तो सॉफ्ट का डिफिनेशन होता है बेटा इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। एक वर्ड क्या बोलोगे, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे तरफ से, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमने बोला ना कि ब्लड जो वेसल था मेरा नॉर्मल कंडीशन में इसको WBC को बाहर भेज रहा था, तो प्रॉपर उसे परफ्यूजन कर रहा है। तो अगर परफ्यूजन मेरा खराब हो जाए टिश्यू का, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे होता क्या है, सपोज कर लो ये ब्लड वेसल है मेरा, इसके बाहर इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, ठीक है। तो कुछ फ्लूइड बाहर आते हैं, लेकिन हमारे लिम्फेटिक के थ्रू जो फ्लूइड बाहर आते हैं फिर से अंदर चले जाते हैं। तो हमारे ब्लड वेसल में, हमारे ब्लड में जो वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है ना, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, वो मेंटेन रहता है। अगर वो बाहर चला आएगा, पहले तो स्वेलिंग हो जाएगी शरीर में, देखोगे किसी साथ के पेशेंट को देखना उसकी स्वेलिंग रहती है, ठीक है। और मेरा जो ब्लड में 5 लीटर होने चाहिए थे वो कम हो जाता है। तो फ्लूइड का कम होना तो सांप का कंडीशन है, ये तो हो गया थ्योरेटिकली। आप पेशेंट को देख के कैसे पहचानोगे कि पेशेंट साथ में है, ठीक है, कैसे पहचानोगे बेटा, आप जब बीपी लोगे तो जो सिस्टोलिक बीपी होती है वो कितना हो जाएगा, 90 से कम। नॉर्मल होता है 120/80, अगर वो 90 से कम हो जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या हो जाएगा बेटा, 80-60 हो जाएगा, 60 से कम,
80 में 90 और 90 और 60, 90 और 60, जो ऊपर वाला बीपी सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं वो 90 से कम हो जाए, जो डायस्टोलिक बीपी होती है वो किससे कम हो जाए, 60 से कम हो जाए। ठीक, 60 से कम, 59 भी हो सकता है ना, तो सोचो कि पेशेंट साफ ही पकड़ जाए। अब क्या करोगे, उसको लिए बीपी बढ़ाना है, बीपी कब बढ़ेगा बेटा, ठीक है, या तो कंट्रैक्शन को बढ़ा दो या तो फ्लूइड को बढ़ा दो। इसलिए 60 के पेशेंट में देखोगे हम जो NS या RL होता है वो तेजी से देखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा फ्लूइड मेंटेन हो गया। समझ में आया, ये हो गया। हार्ट रेट देखोगे बेटा तो 60 से कम हो जाएगा। नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यू कितनी होती है, 60 to 100, एवरेज वैल्यू 72। अब हमको दो क्वेश्चन बताओ, अगर 60 से कम हो जाए हार्ट रेट तब क्या बोलते हैं, 100 से ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं। अगर 60 से कम हो गया तो टैकीकार्डिया, 60 के ऊपर निकल गया तो ब्रेडिकार्डिया। उल्टा बोलिए। अब सुनना कैसे बोलोगे, नहीं पूरे लाइफ में बोलोगे। चलता साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ब्रेक लगाते हो, क्या करते हो, अपनी स्पीड को कम करते हो ना, तो ब्रेक मतलब ब्रेडिकार्डिया का मतलब 60 से कम। कभी ट्रेन से चढ़े, ट्रेन से ट्रेवल किए हो बेटा, ट्रेन बहुत स्पीड चलती है ना, मतलब वो 100 के ऊपर हो गया, टीफा ट्रेन, याद रहेगा ना, बोलोगे तो बेटा हो गया क्या, ब्लड टिश्यू का परफ्यूजन हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड कम है तो फ्लो भी कम करेगा, जो टिश्यू, जितने भी टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमको, किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, तो ऑर्गन क्या होने लगेगा, डिस्फंक्शन, काम करना, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ही वही ऑक्सीजन, ठीक है। अब उसके बाद एक कौन सी कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी। मैंने कहा ना कि अगर 60 से नीचे आ जाता है तो तुरंत फ्लूट होगी, क्यों, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी। शॉक लगा तो चक्कर खा के गिर जाएगा। शॉक अलग चीज़ होती है, शॉक लगना अलग चीज़ होती है, शॉक अलग चीज़ होती है। शॉक का मतलब होता है कि आपका जो CNS है उस पर जोर पड़ा है या आपके हार्ट पे जोर पड़ा है, ये शॉक लगना अलग चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए मेरा फ्लो ही रुक गया ब्लड, उसको शॉक लगना होता है, और शॉक अलग होता है, ठीक है। उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो वाला आपने बोला। उसके बाद आता है टाइप ऑफ शॉक, कितने टाइप का होता है, देखो पहला होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम किसके रिलेशन में, ब्लड के रिलेशन में। अगर हमारे शरीर में ब्लड कम है, कैसे कम हो सकता है, किसी को चोट लग जाए, ठीक है, या तो जब डिलीवरी होती है तो ढेर सारा ब्लड बाहर आ जाता है ना, वो भी शॉक हो सकता है। तो शॉक का मतलब होता है ब्लड लॉस या खून की लॉस की वजह से, इसका बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। अच्छा, तभी वो वहाँ पर फ्लूइड चढ़ता रहता है, वो लेबर पेन सहती रहती है। हाँ, इसी वजह से, क्योंकि मुझे फ्लूइड को मेंटेन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम डिलीवरी कराएंगे या तो फिर उस केस में तो हमारा ब्लीडिंग तो होएगा ही, कम से कम 5 मिनट मिनिमम। सिजेरियन करेंगे तो 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हम सीरियल में ज़्यादा नहीं करता है। पता सिजेरियन अब काट रहे यूट्रस में, जब यूट्रस काटोगे तो वहाँ आर्टरी कटेगी ना, उसमें निकलेगा, लेकिन वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, कोई आर्टरी नहीं काट रहे, इस वजह से वहाँ ब्लीडिंग जो वहीं से निकलेगा जो प्लेसेंटा में होगा, ठीक है। उसके बाद सेप्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक कैसे होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सीवियर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जब इन्फेक्शन होगा तो क्या करते हैं, मैंने अभी बोला था इन्फेक्शन जब होता है तो वहाँ का जो टिश्यू होती है वो परमिएबल हो जाती है, तो क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर भेज देगा इंटरस्टिशियल स्पेस, ब्लड वेसल कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक। एक कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हार्ट पंप ही नहीं करता है, हार्ट क्या करना कर दिया, मना कर दिया, पंप नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है, उसमें आपका ब्रेन से नर्व जाते हैं, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बोलना ही बंद कर दे कि तुम पंप करो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। किसकी वजह से होता है, किसी के स्पाइनल का, क्यों क्या सेटिंग और सेटिंग जो सेंसेशंस होते हैं वो नर्व का मतलब जो नर्व होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, हाँ, तो आर्डर देना ही भूल जाता है, ठीक है, ब्रेन राजा वो आर्डर देना चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से देखने सबने समझ में आ गया आपको। अब वही को वहाँ लिखा, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी वजह से होता है बेटा, एक होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, एक होता है वैसोडाइलेशन। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन।
इसमें क्या होगा, अगर किसी को कंस्ट्रिक्ट करा दोगे तो जो फ्लूइड होती है बाहर नहीं आएगी, डायलेट कर जाएगा तो क्या होगा बेटा, उसको सरफेस एरिया ज़्यादा हो गई, ज़्यादा ब्लड बढ़ जाएगा, उसको वही बोलते हैं वैसो डायलेशन। को भी साफ करती है बेटा, वैसो डायलेशन। कितनी बातें समझ में आपको? उसके बाद आपको बेटा होता क्या है, क्या क्या आपको दिखेगा, मतलब कैसे पहचानोगे? मैंने बोल दिया हाइपोटेंशन, बीपी कम होना हाइपोटेंशन होता है, टेकिकार्डिया हार्ट बीट बढ़ जाएगा बेटा। उसके बाद जब उसको टच करोगे तो कैसा दिखेगा, ठंडा। क्यों? क्योंकि मेरा बीपी तो कम हो गया ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, जब किसी को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रामेंटल, ठीक है, सेम कंडीशन। और डिजीनेस, ड्राउजीनेस, और क्या होगा, ये जो मेरा प्यूपिल्स होती है, दो वर्ड होता है प्यूपिल्स के, ठीक है। एक होता है बेटा मियोसिस, दूसरा होता है माइटियासिस। मियोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट, छोटा नाम कंस्ट्रिक्ट। माइटियासिस का मतलब बड़ा बड़ा। कौन सा? प्यूपिल्स। ये जो पूरा ब्लैक है ना वो कार्निया है, उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो छोटा होता है, उसको लाइट करोगे ना वो भी उससे क्या करता है, डायलेट होता है। ये होता है बेटा, इसमें 7 तक क्लिनिकल फीचर। इतनी बात समझ में आपको? अब हम कैसे मैनेज करेंगे? अब तो मैनेजमेंट करना है आपको, कैसे मैनेज करोगे बेटा? हाइपोवोलेमिक साथ था तो क्या तो दोगे, रूट दो दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हर किसी के मैनेज में हम एबीसी करें, सांस ले रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेरा अच्छा है कि नहीं, ये सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, मैंने बोला अगर किसी को हाइपोवोलेमिक साथ होगी तो हम क्या करेंगे, किसी का हाइपोवोलेमिक साथ होगी बेटा तो फ्लूइड हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गई, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा लॉस हो गई, ब्लड चढ़ाओगे ना। उसके बाद आते हैं अपने ब्लड के बारे में और बताता हूँ लास्ट में। ऑक्सीजन की रेडी करोगे, क्यों? अगर सैचुरेशन इसकी कम हो गई है, सैचुरेशन क्या होता है, SpO, ठीक है। उसके बाद में अंडरलाइन काज को ट्रीट करोगे, मतलब सपोज करो कार्डियक प्रॉब्लम है उसको ठीक करोगे, इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक्स दोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, आपको कैसे मैनेज करोगे साथ। उसके बाद आता है हेमरेज का होता है। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग वर्ड को हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखना हेमरेज जो होती है ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो रहा है, कभी कभी दिखता नहीं है। सपोज कर लो किसी कोई जा रहा था वो स्कूटी से गिर गया या उसको एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बाहर से तो नहीं दिखता बेटा ना, लेकिन अंदर क्या होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो सकती है। हमारे जितने भी बॉडी आर्गन होते हैं उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं इंटरनल, जो मुझे दिखे टिश्यू में डैमेज हो गया, यहाँ से ब्लड निकल रही, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। देखो इंटरनल कैसा दिख रहा है बेटा, एक्सटर्नल कैसा दिख रहा है। अब क्या होगा, ये क्या कर सकता है बेटा, ये भी तो सॉल्व कर सकता है, हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरे जो ब्लड वेसल में जो ब्लड है वो तो लॉस हो रहा है ना। एक्चुअली में मैनेज होना चाहिए कहाँ पे, ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इस कंडीशन में भी सॉल्व हो सकता है बेटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, सपोज करो बहुत सारे सुने होंगे बेटा कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, सुने हो ना, बहुत नाम सुने होंगे ना कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि उसके ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अब क्या होगा, जब उस एरिया में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा बेटा, तो जो एरिया में ब्लीडिंग होगी ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना, ये अपना काम करना बंद कर देगा ना। ब्रेन का हर पार्ट अलग अलग काम करता है, तो इस जो एरिया में जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, इस एरिया में जो काम होता है ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, मतलब मेरी बॉडी पूरी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में भी हेमरेज एक काज है, किसका, शॉक। उसके बाद आता बेटा टॉपिक बात हेमरेज कितने टाइप का होता है। मैंने बोला हमारे शरीर में जो भी ब्लड बहती है वो वेसल्स में बहती है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आर्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैपिलरी होती है, फिर वेन्स होते हैं ना। बड़े अब कैसे याद करोगे, आर्टरी है, अपने घर में गैस पाइप देखिए, तो गैस पाइप को इमेजिनेशन करो बेटा कि ये आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद जो नहाते समय एक लूफा आता है ना, उसको देखिए, उसको इमेजिनेशन कर लो कि क्या है बेटा, वो कैपिलरी है। उसके बाद साइड का ट्यूब देखिए, उसको इमेजिनेशन कर लो कि वो क्या है, वेन्स है। तो ध्यान से देखिए,
जो आर्टरी होती है उसकी डायमीटर बहुत कम होती है लेकिन थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैपिलरी में क्या होता है, डिफ्यूजन होना होता है, तो लूफा की तरह होता है। वेन्स क्या हो गया बेटा, जो उसकी डायमीटर ज़्यादा होती है लेकिन उसकी जो वॉल होती है थीन होती है, ठीक है। और ध्यान से देखो, एक होता है आर्टेरियल। आर्टरी में क्या फ्लो करता है, ऑक्सीजन। बेटा कैसे डिफाइन करोगे कि आर्टरी और वेन्स, मुझे बता सकते हो? आर्टरी में आपने कहा ना ब्लड फ्लो होता है, सब उसमें तो वेन में भी तो होता है। लेकिन वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता चलो ठीक है, हम मान लिया। और कैसे डिफाइन करोगे? है। वो जो वेव्स होती ध्यान से हैं, सुना, हमारा हार्ट है, हाँ, हार्ट में जो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, सुपर वेनाइन प्रिपेयर होएगा बस। कुछ भी हो, हाँ, अगर हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, हाँ, उसको आर्टरी बोलते हैं। जो हार्ट को हार्ट के लिए ब्लड लेकर के आ रहा है वेन। उसको वेन्स बोलते हैं। इसकी मेन डिफिनेशन ये होती है। अब जो आप बताए वो होता है उसमें, ये जो आर्टरी होती है हमारे शरीर में काम क्या होता है हार्ट का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देना, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में ज़्यादा होती है क्योंकि तो डिफरेंट पार्ट में लेके जा रहा है। और हार्ट को लेके जो आ रहा है तो उसमें गंदी गंदी चीज़ें लेकर के आ रहा है ना, इस वजह से वो वेन्स होता है। इस वजह से उसमें CO2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये आया समझ में ना। लेकिन दो एक्सेप्शन है, कौन कौन, एक पल्मोनरी आर्टरी वेन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उल्टा होता है, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी में CO2 ज़्यादा होता है, पल्मोनरी में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। एक होता है हमारा प्लेसेंटा, ये हो जाएगा याद रखना, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा में अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना, तो अम्बिलिकल आर्टरी में दो एक्सेप्शन याद रखना। तो बेटा इसमें देखो ऑक्सीजन की वजह से कहते हैं ना कि इसका चेहरा देखो कितना ग्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ब्लड प्रेशर में ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, तो कैसा दिखेगा, ब्राइट रेड दिखता है, ठीक है। CO2 का काम क्या होता है, ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, इसकी वजह से डार्क रेड दिखता है। ऐसा समझ में, ब्राइट रेड ऑक्सीजन की वजह से दिखता है और डार्क रेड किसकी वजह से दिखता है बेटा, वेनस ब्लड दिखता है। कैपिलरी क्या करता है बेटा, कूच करता है, कूच का मतलब बाहर, इतने बड़े समझ में आते हैं। उसके बाद आता है बेटा कैसे कंट्रोल करते हो आप हेमरेज को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ब्लड निकल रहा है, इसको प्रेस कर दो, ये हो गया बेटा डायरेक्ट प्रेशर। दूसरा होता है, सपोज कर लो किसी के पैर से ब्लड निकल रही है, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ना, इरिगेशन कर दो, या वहाँ पे कोई बैंडेज चिपका दो, या बांध दो उस एरिया को बेटा, या कर सकते हो सर्जिकल लाइगेशन। सर्जिकल लाइगेशन में क्या करते हैं बेटा, आप कार्टे का नाम सुनते हैं ना, मोनोपोलर कार्टे, बाइपोलर कार्टे। कभी OT में गए? नहीं। जब कभी OT में जाना बेटा तो देखना, दो मशीन होती है, ठीक है। एक को तो कोआगुलेट करते हैं, उसमें जो आर्टरी जहाँ से ब्लीड होती है उसको कोआगुलेट कर देते हैं, मतलब एक टाइप का एडहेशन होता है, यहाँ से ब्लीड होती है। ये हो गया बेटा सर्जिकल लाइगेशन, इतनी बातें समझ में गया। उसके बाद आता है बर्न। बर्न को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? सर आप रेस्ट दे दीजिए 5 मिनट का। कितना बच्चा है, बस थोड़ा सा बच्चा है, जल्दी कर दो, 5 मिनट बस हो जाएगा, 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। सही नहीं लग रहा क्या क्लास? नहीं, क्लास सही लग रही है, बहुत नॉलेज ले ली है ना, तो वो लग रहा है कि दिमाग भारी लग कुछ रहा नहीं होगा, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, बर्न क्या होता है, जब किसी को कोई जलता है किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो या तो हीट से जलता है बेटा, या तो कोई केमिकल होता है, या तो इलेक्ट्रिक होता है, या तो कोई रेडिएशन होता है। रेडिएशन में क्या होता है, जिससे रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, टिश्यू में डैमेज होता है, अब कौन सा लेयर डैमेज होता है उसके बेस पे डिग्री डिफाइन है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट डिग्री, डिग्री, सेकंड डिग्री, सुपरफिशियल, इपिडर्मिस। सेकंड डिग्री में सुपरफिशियल हो रही है, हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो बर्न जब होती है इंजरी होती है, इसके वजह से होती है हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन की वजह से होता है। क्या करता है बेटा, इसको डिस्ट्रक्शन कर देता है। और क्या करता है, इसका मेजर काज क्या होगा, जब किसी चीज़ को करोगे तो वहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा ना, रूट का लॉस होगा, ठीक, और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएगा। सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, किसका, सूडोमोनास बैक्टीरिया होती है, बर्न में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन उसी को होता है, सूडोमोनास। बैक्टीरिया है। हाँ बैक्टीरिया, स्पेलिंग बोल दीजिए। पी सूडो, 2 मिनट। अच्छा, समझ हाँ। गया। मोनास, बर्न बैक्टीरिया होता है बेटा। जब बर्न होगा हाँ। उस साइड पे जहाँ पे बर्न होता है सबसे अधिक इन्फेक्शन इसी का होगा। अच्छा,
मोस्ट कॉमन काज ऑफ द बर्न इन्फेक्शन के लिए सूडोमोनास डिस्पर्सन। अच्छा। उसके बाद आ जाओ फर्स्ट डिग्री में हाँ। जो सुपरफिशियल रहते हैं, सेकंड डिग्री में पार्शियल थिकनेस है, थर्ड डिग्री में ना पूरी थिकनेस है। अब फर्स्ट डिग्री में जो ऊपर वाला एपिडर्मिस की बात जाती है, हाँ। इसमें डर्मिस जाती है, ठीक है। इसी वजह से इसको सुपरफिशियल और डीप बोला गया है। और थर्ड डिग्री में फुल, बस इतना याद रखो, कोई मतलब 4 डिग्री में आर्टरीज वेन्स सब चले जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ मेरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पेन किसी में होगा, सबसे ज़्यादा इंटेंस सबसे ज़्यादा पेन आपको 4 डिग्री में। नहीं बेटा, अब पूछो क्यों, मैं बताऊँगा इसको। सबसे ज़्यादा डिग्री इसके सुपरफिशियल वाला होता हाँ, हो जाता है। नहीं बेटा, हमको पेन कब होता है जब मेरा नर्व जिंदा रहेगा। हाँ। 4 डिग्री पर नर्व ही मर जाता है ना, तो उसमें क्यों होगा। और हमारा जो नर्व का सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है वो डर्मिस में होता है, और डर्मिस की नर्व होती है सेकेंड डिग्री। अच्छा। सुनना है ना, हमारा जो पेन होता है वो नर्व की वजह से होता है, सेकेंड डिग्री कि पहले डर्मिश इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से। हाँ, डर्मिश इन्वॉल्व क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नर्व्स होते हैं। नर्व होगी, जब इस वजह से पेन होता है, ठीक है। और 4 डिग्री में तुम्हारा नर्व ही डैमेज हो जाता है। अच्छा, सीवियर पेन होता है कि पेन बेटा उसमें नहीं, सेकेंड डिग्री हाँ। सीवियर पेन होता है। हाँ। उसके बाद आधा बेटा ये हो गया ना। जी सर। उसके बाद आधा बेटा कैसे मैनेज करो, ठीक है, याद कर लेना। अभी भी किसी को तुम्हारे आसपास अगर किसी को कोई जलता है तो सबसे पहला काम करना है जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, नल, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नल का वाटर, उससे कम से कम 15 मिनट उसको पानी अगर पूरी से बॉडी जल जाए तो क्या पूरा पानी में डाल देंगे आदमी? पूरी बॉडी नहीं बेटा, नॉर्मल कंडीशन की बात है। पूरी बॉडी डाल दोगे तो बचेगा ही ना, वैसे डाल सकते हो, है ना। हाँ। लेकिन वो लोग जब कपड़े में आग लगती है तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व। हाँ, तो उसको डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर पानी ठंडा होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो जल्दी टिश्यू डैमेज हो जाएगा। इसी वजह से नॉर्मल पानी जो टैप वाटर होता है उसमें डालते हैं, ठीक है। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, आइस वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो हम करते हैं असेसमेंट सीवियरिटी कितनी है, कितने डिग्री का बर्न है सबसे पहले, फिर हम फ्लूइड देते हैं बेटा, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, फिर जो वहाँ पर वुंड होती है उसको केयर करेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो देते ही देते हैं, पेन को कंट्रोल करेंगे, बस सेकेंड डिग्री की कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वाद हो सकता है। देखो तो कोई जल जाता है ना तो यहाँ पे स्किन खींच जाती है, हाँ। या जहाँ भी जला होता है स्किन खींच जाती है, उसको हम कंट्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब मुझे बताओ एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, मतलब बेटा इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में ना इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपके सोडियम और हाँ, ठीक है, देखो, अब मैं पोटेशियम ये सब आता बेटा है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तुम्हारा क्लोराइड हो गया, बाइकार्ब हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हाँ। इतने होते हैं। हाँ। लेकिन मुझे दो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सोडियम और पोटेशियम के बारे में। अब ध्यान दें, जो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 135 टू 145, हाँ। ठीक है बेटा। इसके ज़्यादा हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा, दोनों कंडीशन में हाँ, कम हो जाएगा तो बेटा हाइपो बोलेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर बोलते हैं, चलो इसको बोलते हैं। लेकिन अब क्या होता है, कैसे पहचानोगे, सीजर आने लगता है, क्या होने लगता है, सीजर आने, इसमें आता है हाइपर, दोनों में आता है, दोनों कंडीशन में, तो कैसे क्योंकि मेरा नॉन की कंडक्शन कर रहा हाइपर हूँ। फिर हाइपो। हाँ, इसी वजह से ब्लड टेस्ट कराते हैं, एबीजी कराते हैं। अच्छा। एबीजी में देखोगे हाइपर है कि हाइपो है, ठीक है। अगर हाइपर है तो क्या करोगे, फ्लूइड दोगे, तो वहाँ से नॉर्मल किसी को सीजर्स आते हो तो उसको भी फिर हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं देखेंगे मतलब, उसका। और बहुत सारे सीजर के बहुत सारे काज हो सकते हैं ना, एक ये भी काज होता है, सीजर के बहुत सारे काज होते हैं ना, जो हमारे तुम सीनस के स्टेल को डैमेज कर दो उसका निशान भी हो सकते हैं ना, लेकिन एक ये भी काज होता है, इसको भी रूल आउट करो, तुम्हारे दिमाग में जरूर आना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम तो इस वजह से नहीं है, ये आना चाहिए अगर पेशेंट वाला सीजर का आता है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना कैसे करेक्ट करते हैं, हाइपर हो जाएगा, मैंने बताया कि फ्लूइड दोगे तो वास आउट हो जाएगा। हाइपो को कैसे करेक्ट करोगे, हाइपो को करेक्ट करने के लिए बेटा फार्मूला, और याद रखना कि एक बार में 8 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हम करेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, पेशेंट में एक होता है डिइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, वो होने का चांसेस होता है। बस इतना याद रखो कि हाइपो को जब करेक्ट करते हैं तो मिनिमम एक दिन में मैक्सिमम 8 मिली इक्विवेलेंट को करेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है बेटा ट्रामा। ट्रामा को कैसे डिफाइन करोगे? फिजिकल इंजरी होती है इसी वजह से, या तो कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे तब हो जाए, वायलेंस बोलते हैं उसको, या तो बेटा क्या हो जाए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उस कंडीशन में हो सकता है। कॉमन काज क्या हो सकता है? मतलब कॉमन काज क्या हो सकता है बेटा? जो अब ट्रॉमा एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। कभी कभी डेथ भी हो सकता है और डिसेबिलिटी हो सकती है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन खराब हो गया, उसको डिसेबिलिटी हो गई, वो किसी भी फॉर्म में हो गया। सपोज कर लो पैर का हड्डी टूट गया, हम चल ही नहीं पा रहे, ठीक है, हमारा ब्रेन काम करना नहीं कर रहा, ये भी तो मेंटल डिसेबिलिटी ये होता है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल क्या होता है ट्रॉमा के मैनेजमेंट, हमने बोला ना ABCD का फुल फॉर्म एयर, ब्रीथ, सर्कुलर, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को सर्कुलेशन, डी से बता, नहीं, डी से बता डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ई से इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट। ठीक। अब आते हैं फिर सेकेंडरी सर्वे करते हैं, देन अपना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें अगर ट्रॉमा के केसेस में ट्रायज भी होता है, जानते हो ट्रायज? क्या? ट्रायज, ट्रायज। हाँ, अब सुन लो बेटा ट्रायज क्या होता है, मैं बता देता हूँ। कहीं बेटा मास कैजुअलिटी हो जाए, क्या हो जाए? मास कैजुअलिटी हो जाए, जैसे कहीं ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, कई सारे लोग एक ही साथ डैमेज हो जाए, उस कंडीशन में हम ट्रायज करते हैं। ट्रायज का मतलब होता है बेटा कि जिसको इमरजेंसी कंडीशन है, मतलब उसको अगर 6 घंटे के अंदर हम इलाज नहीं करेंगे तो मर जाएगा, इसको हम बोलते हैं सीवियरिटी के बेस पे ट्रायज डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें कलर कोड होता है, सबसे पहले रेड होता है, फिर क्या होता है येलो होता है, देन क्या होता है बेटा ब्लू होता है, देन ब्लैक, ग्रीन होता है, ठीक है। ब्लू को ग्रीन बोल सकते हो, अच्छा, ठीक है। तो तुम ऐसे याद करोगे, सबसे पहले रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, देन ब्लैक, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। तो सीवियरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा? रेड वाले, उसको एकदम इमरजेंसी है। सपोज करो किसी के ट्रेकिया में कुछ फंस गया, ठीक है, या तो किसी को न्यूमोथोरेक्स हो गया, ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है, इसको अगर नहीं सही करोगे तो पेशेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब किसी को खरोच आया तो क्या नहीं मतलब है, ठीक है। अब कोई मर गया तो उसको एकदम छूने की जरूरत है ना, ब्लैक में चलेगा। उसके बाद आता है ब्लड पेनिट्रेटिंग। ब्लड में क्या होता है? सपोज कर लो हम किसी को मार दें, ठीक है, इंटरनल आर्गन में चोट लगेगा ना, तो ब्लड ड्रामा में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड आर्गन का नाम होता है स्प्लीन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लीवर, और पेनिट्रेटिंग ड्रामा में स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको मार दो अंदर, जैसे किसी पहला क्या होता है सर? पहला होता है ब्लड ड्रामा में मोस्ट कॉमन आर्गन इंजर्ड होता है स्प्लीन, मोस्ट कॉमन ऑर्गन स्प्लीन। स्प्लीन होता है, दूसरे नंबर पे लीवर। लीवर, उसके बाद में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन आर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का मतलब समझ लो किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, अच्छा, वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो गया। किसी को मुक्का मार दिया, वो ब्लड ट्रॉमा होता है। समझ आया? अच्छा, ट्रॉमा लगाना, पर ट्रॉमा के टाइप भी तो है, ब्लड ट्रॉमा, लीवर ट्रॉमा और पेनिट्रेट ट्रॉमा। नहीं बेटा सुनो, अब क्या होता है ट्रॉमा दो टाइप का होता है, एक ब्लड ट्रॉमा होता है, दूसरा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है। अच्छा, ब्लड ट्रॉमा में मैंने बोला अगर लीवर डैमेज हो रही है तो उसको लीवर ट्रॉमा बोल सकते हो, स्प्लीन डैमेज हो रही है तो स्प्लीन ट्रॉमा बोल सकते हो, पेनिट्रेटिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो रही है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्रॉमा बोल सकते हो। ट्रॉमा का मतलब चोट होता है जैसे तरीके से, ठीक है। तो ब्लड ट्रॉमा क्या होता है बेटा? रोड एक्सीडेंट से हो सकता है, गिर गए तब हो सकता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में क्या होता है बेटा? स्टैब होता है दर्शन, किसी को हम चाकू मार दें तो उसको स्टैब बोलते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी से मार दें स्टैब बोलते हैं, ठीक है। बस साथ में क्या होता है? गोली मार देते, ठीक है। ये बेटा हो गया आपका दो इमरजेंसी सर्जरी एंड फर्स्ट एड। इसमें क्या होता है बेटा? एक होता है BLS। BLS में क्या होता है? नॉर्मली बाहर कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, फिर बुलाओगे किसी को, ठीक है। उसके बाद CPR, ये तुम्हारा होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। दूसरा क्या होगा? ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, वहाँ में जो भी मिले उसी से बाहर निकलो, अभी मत देखो कि इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर क्या करोगे बेटा? इमोबिलाइज कर दो, उसी स्टेट में छोड़ दो, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पाइन से होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे बेटा? तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो, लेकर के जाए हॉस्पिटल, ठीक है। इतनी बातें थी, इसमें कोई और पूछना हो तो बताओ, नहीं, ठीक है।